बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। ये चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक जितने क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर इनसे रिलेटेड कोई बोर्ड में क्वेश्चन आना है तो वो आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी किताब या फिर कॉपी खोल लें और साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन लाजमी करें, क्योंकि हमारे जो दिमाग के मेमोरी के 3 हिस्से होते हैं। एक विजुअल होता है जो कि देख के मेमोरी को स्टोर करता है, एक ऑडिटरी होता है जो कि सुन के करता है, और एक फिजिकल होता है जो कि लिख के किसी तरह से इन्वॉल्व होकर एक्सपेरिमेंट करके करता है। तो अगर हम इन तीनों को यूज़ करें तो हम 90% तक अपनी लर्निंग इन्हांस कर सकते हैं। जो 10% हमारा रह जाता है ये रिवीजन और रिकॉल से हासिल होता है। रिवीजन क्या होती है कि आप एक चीज़ को बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको पढ़ें। और रिकॉल ये होता है, रिकॉल रिवीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप कुछ देर बाद उसको सोचो कि आपने क्या पढ़ा था। बेसिकली जो हमारे ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनका जो फोकस होता है वो अपनी पढ़ाई के अलावा हर चीज़ पे होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली वो जो आप पढ़ रहे होते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपने किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है तो आपको उस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली रिवीजन में लाना पड़ेगा, बिकॉज आपके दिमाग में पैटर्न बनते हैं मेमोरी के। आप याद रखिएगा कि आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के सेल हैं, और एक न्यूरॉन 25,000 और सेल्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपको एक दिन में कम से कम 50,000 ख्यालात आते हैं। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा ख्याल रखना है कौन सा नहीं रखना। तो ज़्यादातर हमारे ख्यालात नेगेटिव होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते या पढ़ाई को रिटेन नहीं कर पाते या लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको ले जा नहीं पाते। तो जो चीज़ आप सोचोगे वो उसका आपके दिमाग पे उतना ही गहरा पैटर्न होता जाएगा, चाहे वो आपके गम हो चाहे वो खुशी हो, वो आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाते हैं। तो ये आपने सोचना है कि आपकी पढ़ाई का पैटर्न कितना डार्क बनेगा। तो आपके लिए मेरे लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप हर वो चीज़, हर वो सोच, हर वो आइडिया सोचना छोड़ दें, करना छोड़ दें जो किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है या आपको तकलीफ पहुंचाता है या गम की कैफियत में लेके आता है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बाद कि हमने कैसे अपने मेमोरी को इम्प्रूव करना है। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज ज़ीरो। अब वो कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो सीधा ही जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है? तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में बी ज़ीरो, तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड मे नॉट बी ज़ीरो। कैसे जी? मैग्नेटिक फील्ड में बी ज़ीरो के बाद जो आपने बताना है, ज़रा हम इसको पहले वाली बात को लिख लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज सीधा गुजर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में बी ज़ीरो एंड चार्ज में पास अनडिफ्लेक्टेड। इसका दूसरा आंसर क्या है? आपने ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड मे नॉट बी ज़ीरो। अब ये कैसे हो सकता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसके दरमियान जो एंगल है, उसकी डायरेक्शन के दरमियान, उसकी वेलोसिटी के दरमियान, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। क्या मतलब? देखें जी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, नहीं किया हो तो कर लें इसको ड्राइव। क्यू वी बी साइन 90। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0 इस वक्त, नॉट 90 डिग्री, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उसमें आपने बताना है ये लिखने के बाद कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो वहां पे उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है
लेकिन फिर भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, ऐसा हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो बट चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपके पास पुराना ज़माने का टीवी पड़ा हुआ है, ये एलईडी या एलसीडी की बात नहीं हो रही, जो सीआरओ ट्यूब्स होते थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब सीआरटी जिसको बोलते थे, ये उनकी बात हो रही है, जो बड़े से साइज के टीवी होते थे। अगर उसकी स्क्रीन के ऊपर मैग्नेट लगाते थे या उसके पास ही लाते थे, तो मैग्नेट वो जो पिक्चर बन रही होती थी उसको डिस्टॉर्ट कर देता था, ख़राब कर देता था। मे भी आपने बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट किया और अपने पेरेंट्स से मार भी खाई। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि जो टेलीविज़न है ना, उसमें पिक्चर बन रही होती है इलेक्ट्रॉन सी कैथोड रे ट्यूब से, इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ पे पिक्चर बना रहा होता है। अब होता क्या, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये बोर्ड में नहीं लिखना आपने। हमारे पास जो कलर टीवीज होते हैं ना, उनके अंदर 3 सीआरओज लगी होती हैं, रेड ब्लू ग्रीन, और वो बहुत तेजी के साथ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बनाती हैं और आपको लगता है कि पिक्चर आई हुई है टीवी पे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन बीम को, जो इसके पीछे इतना बड़ा था जो टीवी होता था, अगर इसके पीछे इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप मैग्नेट लाओगे तो इलेक्ट्रॉन बीम अपनी असल जगह से हट जाएगी, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन बीम का रास्ता खराब हो गया, तो पिक्चर क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो आपने एग्जामिनर को बताना है, इन टीवी या ओल्ड टेलीविजन पिक्चर इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम, पिक्चर इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा जी, ये बात हो गई कि भाई साहब पिक्चर कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम बना रही है। फिर क्या होता है, इफ यू ब्रिंग मैग्नेट नियर द स्क्रीन, ये आप लोग लिख सकते हैं, मैं बेशक ना भी लिखूं यहाँ पे, इफ यू ब्रिंग मैग्नेट नियर द स्क्रीन द इलेक्ट्रॉन बीम will deviate from its original path. If you bring magnet near the screen, electron beam will deviate from its original path. Electron beam अपने पाथ से हट गई, electron beam will deviate from its original path. As a result, picture get distorted. आप वीडियो को पॉज कर लें, दोबारा सुन लें। As a result, पिक्चर गेट डिस्टॉर्टेड। तो ये हमारे पास सिनेरियो हुआ है, इस वजह से पिक्चर डिस्टॉर्टेड हुई है और ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर देखा गया है। अगला क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में 14.9 बहुत दफ़ा नज़र आएगा, इसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। कहता है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। कहता है जी कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है और मैं ये चाहता हूं कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड को रखूं, कॉइल को रखूं कि वो रोटेट ना करे। इस तरह के 3 सवाल आपको और भी आगे मिलेंगे, लेकिन मैं अभी आपको इसका आंसर बता रहा हूं और आप इसको आगे खुद भी लिख सकते हैं। देखें जी, आपने पहली लाइन में उसको बता दें, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चे को आता है, लेकिन अभी नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने उसको रीजन नहीं बताई कि ऐसा कब पॉसिबल है। आप जरा लिखें, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। आपकी जो कॉइल है, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक, ये सॉरी, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेट फेज। ये जरा नोट कर ले, मैंने गलत बोला है पहले। इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेट फेज, तो हमारे पास टॉर्क क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब इसको हमने बनाना है, लाजमी बनाना है। देखें जी, ये हमारे पास एक तरफ नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक तरफ कॉइल पड़ी हुई है, कॉइल इज पैरेलल टू दैट मैग्नेट, और ये हमारे पास दूसरा साउथ पोल है। अब आप जरा गौर करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को वाइट से बना लें तो वो कॉइल के अंदर से बिल्कुल गुजर रही है। आप कहेंगे फ्लक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे वो फ्लक्स की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो बात कर रहा है टॉर्क की, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना कॉज एल्फा। आप इसको आई बैन कह लें, नियाब कह लें, बीना कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीना कॉज एल्फा। और याद रखिएगा, आपकी बुक में जहां जहां एल्फा यूज हो रहा है
वो सरफेस के साथ एंगल है। इस बात को याद रखिएगा कि अल्फा वेक्टर एरिया के साथ नहीं है, अल्फा सरफेस के साथ है। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू बिना कॉज अल्फा, कॉज 90 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास टॉर्क क्या हो गया 0। तो अगर प्लेन इस तरह पड़ा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के अंदर से गुजर रही है 90 डिग्री के एंगल पे, तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। यस इट इज पॉसिबल। अच्छा जी, अब आगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है हाउ अ करंट कैरिंग लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको खुद ही लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि इफ यू ब्रिंग अ करंट लूप inside the magnetic field a torque will produce inside it। क्या कहा है आपने कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी कॉइल को लेके आते हैं तो उसके अंदर टॉर्क पैदा होगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगी। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को सेंस आउट कर सकते हैं। कॉइल के अंदर, लूप के अंदर क्या पैदा होगी डिफ्लेक्शन, जो ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14.11 हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स। अब ये जो टॉपिक है ये आपने थोड़ा सा बाद में पढ़ा हुआ है, कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें पेज नंबर 222, वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है जिसमें आपको वो आइसोटॉप्स को सेपरेट करके दिखा रहा है मैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कि आप आयंस बनाते हो, पहले जो भी आपने आइसोटॉप्स सेंस करने होते हैं उनको एक्सेलरेट करवाते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं, यहाँ पे डिटेक्टर लगे होते हैं और यहाँ पे आइसोटॉप सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। तो ये आप फिगर बनाओगे और यहाँ पे एक लाइन आप लाजमी लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैन सेपरेट आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। मैग्नेटिक फील्ड कैन सेपरेट आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। कैसे जी, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको लिख लें। मैग्नेटिक फील्ड कैन सेपरेट आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। अब ये बात तो हमें समझ आ गई, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ R इज इक्वल टू mv/qb। तो आपने बस बता देना है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा पार्टिकल का रेडियस होगा। तो हैवियर आइसोटॉप दूर जाके गिरेगा, लाइटर आइसोटॉप करीब जाके गिरेगा। यहां भी ना बच्चे एक बात तो कंफ्यूज कर जाते हैं और वो बात है जी रेडियस और डिफ्लेक्शन की। जरा यहां पे गौर से देखिए, जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन कम है। और ये बात बच्चों को मुझे नहीं पता आज तक क्यों समझ नहीं आई कि देखें ना, जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन कम है, बहुत देर बाद डिफ्लेक्ट हुआ है, और जिसका रेडियस कम है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो ये दो एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड के पेपर में, इनको आपने डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा और उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। सो दीज आर टू सेपरेट एमसीक्यूज, डिफ्लेक्शन और रेडियस वाले। अच्छा जी, तो यहां से सवाल भी क्लियर हो गया और जवाब भी क्लियर हमारा हो गया। 14.11 के बाद आते हैं 14.12 और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं ये सवाल पहले ही आपको आधा करवा चुका हूँ कि व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज मिनिमम वाली मैंने आपको बात पहले ही बता दी, ये आपके सामने है। टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉज अल्फा। अगर अल्फा 90 है तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 0 मिनिमम होगी। तो दूसरी फिगर आप खुद बना लें कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जी, एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल है। अगर कॉइल इस तरह से प्लेस है और टॉर्क की वैल्यू 90 नहीं है बल्कि 0 है, टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉज अल्फा और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम होगा, बिकॉज इसमें अल्फा हमारे पास क्या है 0। ये आपने फिगर में भी ये बात देखी हुई है, बुक में जो फिगर बनी हुई है, जो क्वेश्चन हुआ हुआ है टॉर्क वाला, वहां पे ये फिगर एज इट इज बनी हुई है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और ये बात वहां पे बता दें। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14.12 के बाद 14. आई थिंक यहाँ पे कुछ नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे मैं 14.14 और 14.15 आपको करवाने लगा हूँ। 14.13 सॉरी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड
between the poles of a magnet with the plane parallel to pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if alternating current is used instead? अब जरा आप ध्यान से देखें कि हमारे पास जो लूप ऑफ वायर उसने प्लेस किया हुआ, अब वो आपको किस तरह से डॉज कर रहा है, पहले तो ये बात सुन लें। वो आपसे कह रहा है कि हमने एक दफ़ा डायरेक्ट करंट गुजारा है, एक दफ़ा ऑल्टरनेटिंग करंट गुजारा है, और हमें वो पहली बात भूल जाती है जो उसने हमें पहले लिख के दी होती है। उसने कहा कि जो हमारे पास लूप है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? फेजेस के। अब बताएं बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं इस लेक्चर को सुन रहे हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है कि लूप इज पैरेलल टू फेजेस, तो आप बताएं कि क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या आप डायरेक्ट करंट गुजारें कि नहीं गुजारें? ये जो पूरा मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है ये पोर्शन, ये उठा के लिख दें और बताएं कि टॉर्क इज इक्वल टू बीना कोस अल्फा। चाहे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे हमारे पास डायरेक्ट करंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्क हमारे पास क्या रहेगा? 0। उसने सिर्फ आपको तंग करने के लिए ये बात लिखी है। तो मेरा ख्याल है कि ये 14.9 आपको पता लग चुका है कि ये 3 क्वेश्चंस में कैसे ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, अब हम इस चैप्टर के बड़े मशहूर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, 14.14 और 14.15। इनको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, ये सवाल खुद ही अटैम्प्ट हो जाएंगे। पहली बात है, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है सॉरी फॉर दैट। उसमें से ज़रा सा भी करंट पास करता है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये बात हमें पहले से बहुत अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो अब हमें क्या सीखना है? पहली बात तो ये कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में कोई डिवाइस लगी है, उसकी रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे हमने उस डिवाइस को लगाया हुआ बैटरी के साथ। रास्ते में हमारे पास एक की आ जाती है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये हमारे पास कुछ सिनेरियो है। हमने देखना है कि इस डिवाइस ने, लेट से कि ये बैटरी 12 वोल्ट की है, हमने देखना है कि इस डिवाइस से कितना वोल्टेज कंज्यूम किया है, ड्रॉप किया है, खाया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में। पहला ये पॉइंट नोट कर लें, एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे गलत करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हमने कैसे लगाया? पैरेलल में। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। करंट ऊपर जाता है, इस वायर में से गुजरता है, इसके बाद यहाँ पे भी रास्ता होता है। आपको पता है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए। करंट ऊपर जाता है, वोल्ट मीटर में लगे निडल को पुश करता है और वापस आ जाना चाहिए। यह है आइडियल वोल्ट मीटर जिसमें से कोई करंट गुजरना नहीं चाहिए। हम ऐसा वोल्ट मीटर चाहते हैं, लेकिन यस, थोड़ा बहुत करंट जाया हो जाता है ऊपर को भी। वोल्ट मीटर ये मेजर कर रहा है कि करंट कितनी ताकत से गुजर रहा है। वोल्ट मीटर ये देखना चाहता है करंट कितना वर्क कर सकता है। वोल्ट मीटर ये नहीं दिख रहा है कितना करंट गुजर रहा है। अब मैंने ये मेजर करना है कितना करंट गुजर रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट में आप कहीं भी लगा लें, एक डिवाइस लगाता हूं जिसका नाम है एम मीटर। एम मीटर क्या करता है? ये करंट को मेजर करता है कि कितना करंट गुजर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एम मीटर है ये सीरीज में लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही एम मीटर बनता है। तो ये नोट फरमाएं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है। पहले मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा सकता यहाँ पे। हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर by connecting high resistance in series with galvanometer। तो ये जो आपके सामने डिवाइस बनी है ये है जी वोल्ट मीटर, क्योंकि अब इसके रेजिस्टेंस ओवरऑल हाई हो चुकी है। गैल्वेनोमीटर से एम मीटर कैसे कन्वर्ट होता है या कैसे बनता है? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, जिसको हम नाम देते थे शंट रेजिस्टेंस का। अब आपने याद रखना है कि यहां पे अब आपको होने वाली है कन्फ्यूजन। गैल्वेनोमीटर से जो वोल्ट मीटर बनाया ना उसमें रेजिस्टेंस लगाई है सीरीज में, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर बना है ना इसको लगाना है पैरेलल में। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए ताकि इसमें से कोई करंट ना गुजरे। ये सिर्फ करंट की ताकत मालूम करे, करंट कितनी ताकत से गुजर रहा है नीचे वाले सर्किट में से, ऊपर वाले में से नहीं। एम मीटर कैसे बनाते हैं ये बड़ी लंबी कहानी है कि ये चक्कर क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये मैं आपको इस लेक्चर में नहीं समझा सकता। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेक्चर बना लेंगे कोई डिटेल से।
एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर से एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई जाती है पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर की ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये बन जाता है एमीटर। अब जो एमीटर है जो हमने लगाया वो सीरीज में लगाया, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई थी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए, और एमीटर को हमने कैसे लगाया, सीरीज में। दोबारा सुनिएगा, एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम होने चाहिए ताकि वो तमाम करंट जो हमने मेजर करना है इसके अंदर से पास कर सके विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, हमें पता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एमीटर की होती ही है 50 ओहम तक। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी आपने देखी होगी, 5000 10,000 वोल्ट तक हमारे पास लैब में वोल्ट मीटर पड़े होते हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर चाहिए। तो ये दोनों सवालों के आंसर इस एक फिगर से हो गए, और 6 कॉन्सेप्ट और भी हमारे कंप्लीट हो गए, अंडरस्टैंड हो गए, सीरीज पैरेलल वाले और कन्वर्जन वाले। अब जरा यहाँ पे सवालों को एक दफा देख लेते हैं और मैं इसको इंग्लिश में आपको आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो so that it should not resist any current which is passing through it या which is to be measured, so that it should not resist any current which is to be measured, या यूं भी लिख सकते हैं so that it should measure current very accurately। अब यहाँ पे देखें, ये जवाब लिखा हुआ है बुक में जहां एमीटर का टॉपिक है, उसका आखिरी पैराग्राफ देख लें। Why voltmeter should have very high resistance, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई सो दैट, इसको मार्कर से लिख दीजिएगा, इट शुड नॉट लोड द एक्सटर्नल सर्किट। क्या मतलब, ये खुद डिवाइस ना बन जाए, इसमें से करंट ना गुजरना शुरू हो जाए। सो दैट इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट, सो दैट इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट, इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। आप यूं भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज, इसको पूरा कर लीजिएगा, इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट बिकॉज इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपके साथ नीचे ग्रुप में यूट्यूब की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर की समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।